ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। मेरे हिसाब से मस्त चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं और प्रोबेबली आजकल इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली एमसीक्यू में ज़्यादा कवर करते हैं। ठीक है, तो मस्त चैप्टर है, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत इजीली समझ आएगा। पहले समझते हैं सर टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? सर हम ये चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं सर ताकि हमें ये पता चले सर कि किस मंथ हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी है। सर ये क्यों पता करना है? सर ये नहीं पता चलेगा किस मंथ जीएसटी की लाइबिलिटी है तो पे किस मंथ करोगे? तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा किस मंथ की लाइबिलिटी है तो आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि किस मंथ हमें जीएसटी पे करना है, रिटर्न फाइल करना है, कुछ पता ही नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट बोला सर नहीं पता होगा तो क्या दिक्कत है? मैं बोला कुछ नहीं, बस इंटरेस्ट पेनल्टी और मारेंगे और जेल ले जाएंगे सर, बस इतनी ही दिक्कत है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं कि हम सही मंथ में हमारी जीएसटी की लाइबिलिटी डिटरमाइन कर पाए और उसको रिटर्न फाइल करते टाइम पे कर ले। क्लियर हुआ? ये हमारा मेन पर्पस है सर। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाता है? सरकार बोली भाई टाइम ऑफ सप्लाई दो चीजों का होगा, एक गुड्स का होगा और एक सर्विस का होगा। तो गुड्स का सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला सर गुड्स के केस में सबसे पहले एज पर सेक्शन 31 हम टाइम लिमिट बता रहे, इस टाइम लिमिट तक आपको इनवॉइस इशू करना है। मैं बोला अच्छा जरूरी है? बोले हाँ सर डेफिनेटली जरूरी है सर। मैं बोला बताओ फिर टाइम लिमिट क्या है? तो इन्होंने बोला सर टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ अ सप्लायर ऑफ गुड्स। किसके लिए सर? ये सप्लायर के लिए, क्योंकि बिल सप्लायर बनाता है सर। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ। ठीक है, या तो पहले या फिर एट द टाइम ऑफ। अगर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, मतलब जो सप्लायर है वो ऐसा गुड सप्लाई कर रहा है जिसका मूवमेंट हो सकता है। जैसे मान लो ये कैलकुलेटर है, मैं अगर ये कैलकुलेटर किसी को बेच रहा हूं तो इसका क्या मूवमेंट हो सकता है? यस। तो सर अगर सिंपल सरकार ने बोला कि गुड्स का अगर मूवमेंट हो सकता है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस बना देना चाहिए, या तो रिमूव करते टाइम या उससे पहले आपको बिल बना देना है सर। और अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता, एनी अदर केस, अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता तो सरकार बोल रही है कि इस केस में जब आप गुड्स डिलीवर करवाते हो या फिर अवेलेबल करवाते हो रिसिपिएंट को तब आपको बिल बना देना चाहिए। सर इसका कोई एग्जाम्पल है? बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी इसका एग्जाम्पल दिया था। मान लो मैंने आपको एक मशीन लीज पे दी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक्स है, उसने एक मशीन वाई को लीज में दी है। ठीक है, तो वो मशीन वाई क्या है? वाई बोला यार ये मशीन चलाया मेरे को अच्छी लगी, अब मैं ये मशीन खरीदना चाहता हूँ। उसने एक्स को बोला सर कि मेरे को ये मशीन बेच दे। तो सर मशीन कहाँ पर है? वाई का है। वाई क्या है? ये ना सर। ठीक है, एक्स ने तो मशीन वाई को दिया था लीज में। सर अब जब मशीन वाई खरीदा तो सर एक्स वाई को मशीन सप्लाई कर दिया। तो बात ये हुई क्या सर इस केस में एक्स के तरफ से वाई को मशीन का मूवमेंट हुआ है सर? नहीं सर, नहीं सर, सप्लाई करते टाइम मूवमेंट नहीं हुआ सर, वो तो लीज में देते टाइम मूवमेंट हुआ था सर, अभी थोड़ी मूवमेंट हुआ है सर। तो यही वाला एग्जाम में आता है सर, यही वाला एग्जाम में आता है। इंटर वालों में अभी कम पूछे, फाइनल वालों में तो ये बहुत पूछते हैं सर। तो याद रखना सर, जहां पर गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक है, या गुड्स डिलीवर किया जा रहा है रिसिपिएंट को, उस दिन या उससे पहले क्या कर देना है अपन को? इनवॉइस बना लेना है। तो सर एक्स वाई को मशीन सप्लाई कर रहा है सर, मशीन वाई क्या आई है तो गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है सर। तो सर जिस दिन एक्स वाई को सप्लाई कर रहा है उस दिन या उससे पहले उन्हें इनवॉइस बना देना है। समझ आया? ठीक है सर, अगला है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर ये क्या होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स? जहां पर एक पर्सन मान लो एक्स वाई को बोलता है कि भाई सुन, मैं तेरे को पूरे गुड्स एक बार में नहीं दूंगा, साल भर हर महीने मैं तेरे को 10 गुड्स करके देते रहूंगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई एक बार में क्या होता है, जहां पर मैं आपको कैल्सी बेच दिया, ये एक बार में कहानी खत्म। अब मैं आपको बोल रहा हूँ हर महीने मैं आपको 10 कैल्सीज देते रहूंगा सर।
तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो इन्होंने बोला सर जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होगा या फिर सक्सेसिव पेमेंट होगा, दोनों में विच एवर इज अर्लियर जो डेट होगी तब तक आपको क्या बना देना है, इनवॉइस। अब एक स्टूडेंट पूछा सर एग्जाम में क्या हमें ये चीज बताएंगे? हाँ सर, अगर आपको सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सक्सेसिव पेमेंट की डेट नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि इनवॉइस की डेट क्या होनी चाहिए? तो आपको एग्जाम में बताएंगे। आपको ये याद रखना है ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर जो डेट आएगी उससे पहले या उस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है सर। समझ आया? बैठा दिमाग में? अगला, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। सर ये तो आप लोग अकाउंट्स में बहुत पढ़ते हो सर। सर क्या होता है ये अप्रूवल बेसिस? सर जहां पर हम सप्लाई तो नहीं बोलते सर शुरुआत में, बट हम क्या करते हैं अप्रूवल में किसी से माल खरीदते हैं। सर एक आध एग्जांपल, यार आप लोग अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना सर, तो अमेजोन वाला आपको क्या देता है, 15 डेज रिटर्न पॉलिसी देते हैं ना सर। तो वो जो 15 डेज के लिए आपको जो गुड्स दे रहे हैं ना सर, जहां पर आप रिटर्न कर सकते हो, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो जैसे ही अमेजोन वाला आपको गुड्स भेजता है, ठीक है, वो बोलता है सर उस दिन उसको इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसके पास टाइम पीरियड है। सरकार ने बोला हम आपको बता रहे हैं आपके पास टाइम पीरियड है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मतलब आप किसी को अप्रूवल बेसिस में माल दो तो मैक्सिमम 6 months के लिए दे सकते हो सर। 6 months बाद तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सप्लाई कर दिया सर और आपको इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। सर जैसे ज्वेलरी के बिजनेस में ना, मैं आपको बता रहा हूँ 30 to 45 डेज के लिए कोई भी अप्रूवल में गुड्स भेजता है, ठीक है, 30 to 45 डेज। जैसे आयरन एंड स्टील में ना जनरली 2 से 3 months के लिए लोग अप्रूवल में भेजते हैं सर। 6 months तो बहुत है यार, बहुत है, बहुत है 6 months। आ रहा है बात समझ? तो इन्होंने बोला सर ऑन और बिफोर, देखो भाई याद रखना, ऑन और बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में विच एवर इज अर्लियर जो डेट होगी वहां तक टाइम पीरियड है आपके पास इनवॉइस इशू करने के लिए। उससे पहले भी कर सकते हो, उस दिन तक भी कर सकते हो, लेट नहीं करना सर। समझ आया? तो सेक्शन 31 हमने क्या पढ़ा, तब तक हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। एक स्टूडेंट बोला सर इसको पढ़ने का पर्पस ही क्या है, क्यों मैं पढ़ रहा हूं कि इनवॉइस मुझे इस टाइम पीरियड तक इशू कर देना चाहिए? सर अगर मैं इस टाइम पीरियड तक नहीं किया तो क्या कुछ गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, और नीचे पढ़ते हैं, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब तो फॉरवर्ड रिवर्स क्लियर है ना सर, आरसीएम वाला अपन रिवीजन कर लिए सर। तो सेक्शन 12 में फॉरवर्ड चार्ज के केस में इन्होंने बोला सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के केस में। देखो सर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, किस दिन इनवॉइस इशू किया, फिर लास्ट डेट किस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, एंड डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, तीनों में विच एवर इज अर्लियर। वैसे मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता हूं सर पेमेंट की डेट मत पढ़ो, सिर्फ यही 2 डेट से मुझे काम है सर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये जो हम पढ़ के आए ना सर कि टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने का, मैं प्यार से क्लाइंट को यही बोलता हूं, भाई सुन, ये जो टाइम लिमिट दी हुई है ना इनवॉइस की, इससे लेट मत करना, इससे लेट मत करना, क्योंकि अगर इससे लेट करेगा तो जो तेरा टाइम पीरियड है, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा तेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देख दोनों में विच एवर इज अर्लियर है। अर्लियर मतलब तू कभी भी इशू कर, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पर इन्होंने बोला सर लास्ट डेट तो यही है सर जिस दिन हम बता रहे कि इस दिन तक इनवॉइस हो जाना चाहिए, इससे लेट हम अलाउ ही नहीं करते हैं सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? पेमेंट के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में पेमेंट की डेट इररिलेवेंट होती है सर। मतलब इन्होंने बोला था सर कि अगर कोई एडवांस पेमेंट, ये इन्होंने एग्जेम्पशन दी थी, अगर कोई एडवांस में भी पेमेंट कर देता है गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में अगर कोई एडवांस में भी पेमेंट करता है तो वो एडवांस टाइम ऑफ सप्लाई
नहीं हो सकता। एडवांस की डेट टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। ये सिर्फ कब होता है, दिमाग में बैठा लो, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज, गुड्स फॉरवर्ड चार्ज, गुड्स और फॉरवर्ड चार्ज के केस में पेमेंट की डेट इररिलेवेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही जगह बोल रहा हूं मैं। अगला है स्मॉल एडवांसेस। ये क्या दिया हुआ है सर, एकदम सिंपल है सर। कोई पर्सन है जिसको गुड्स का, कोई पर्सन है जिसको गुड्स का 800 रुपीज देना था, उसने 1000 रुपीज दे दिया, तो सर 200 रुपीज एडवांस में दे दिया। तो सरकार बोलती है ये जो 200 रुपीज एडवांस दिया है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई तब होगा जिस दिन ये 200 रुपीज के लिए क्या इशू होगा, इनवॉइस होगा। मैं बोला अच्छा, ऐसे कितना एडवांस तक मैं दे सकता हूं जिसके लिए इनवॉइस की डेट देखी जाएगी। सरकार बोली 1000 तक। 1000 तक अगर आप एडवांस देते हो तो उस केस में डेट ऑफ इनवॉइस देखा जाएगा। तो एक स्टूडेंट बोला सर मान लो अगर मैं 2000 एडवांस दे दिया तो फिर क्या होगा, अगर 2000 आप एडवांस दे दिए तो फिर ये ऊपर वाला प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। सर समझ आया, क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। आओ, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, गुड्स का केस, अब आती बारी रिवर्स चार्ज की। सर रिवर्स चार्ज में क्या होगा, याद है ना रिवर्स चार्ज सर, सप्लायर रिसिपिएंट, अब रिसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। तो रिवर्स चार्ज के केस में इन्होंने बोला बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। पहला, जिस दिन गुड्स रिसीव हो रहा है रिसिपिएंट को। दूसरा, डेट immediately following 30 days from the date of issue of invoice। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। तीसरा, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑन विद द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑन विद द पेमेंट इज डेबिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। सर ये किसकी बात हो रही है सर, ये रिसिपिएंट की बुक की बात हो रही है सर। जिस दिन रिसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करता है या जिस दिन उसके अकाउंट से डेबिट होता है, दोनों में विचएवर इज अर्लियर जो डेट होगी वो पेमेंट की डेट होगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मान लो एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं सर, मान लो मैंने 1 जनवरी को इनवॉइस बनाया। ठीक है, तो इससे आप 30 डेज ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 31 जनवरी। ये क्लियर हुआ। इन्होंने बोला सर फॉलोइंग लिखा है ना, फॉलोइंग 30 डेज मतलब 1 फेब, मतलब 1 फेब। तो इन्होंने बोला सर जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ 1 फेब और डेट ऑफ पेमेंट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर जो डेट होगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो एक स्टूडेंट बोला एक बात बताओ सर, थोड़ा सा अगर मैं लॉजिकली और स्मार्टली सोचना चाहूं तो रिवर्स चार्ज के केस में मेरे पास सिर्फ 30 डेज है ना सर टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, 30 डेज बाद तो अपने आप टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। मैं बोला वाओ, ऐसे अगर आप समझ रहे हो तो बहुत प्यारा समझ रहे हो सर, क्योंकि कल के दिन जब आप प्रैक्टिकल वर्किंग में भी जाओगे ना सर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग ही लेवल की रहेगी सर। क्योंकि आप सोच के देख लो सर, तीनों में विचएवर इज अर्लियर है तो मैक्सिमम तो आपके पास 30 डेज ही है ना सर। रिवर्स चार्ज के केस में मैक्सिमम 30 डेज ही है आपके पास। 30 डेज बाद तो वो मान के चलते हैं सर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। आप गुड्स रिसीव करो ना करो, आप पेमेंट रिसीव करो ना करो, ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात, बैठा दिमाग में। तो 1 फेब तो अपने आप टाइम ऑफ सप्लाई है सर, अपने आप। क्लियर हुआ। अगला, इन्होंने बोला सर अगर टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज अबव तो फिर उस केस में होगा डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट। सर ऐसा कब हो सकता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर के बेसिस में डिटरमाइन ना हो पाए। सर एक केस बताता हूं, इंटरवल में अभी नहीं आया है, फाइनल में आ चुका है। सर जब सप्लायर खुद ही चोर हो और बिल ही ना बनाए, सप्लायर खुद ही चोर हो बिल ना बनाए, तो उस केस में 30 डेज काउंट कैसे करोगे। आप मेरी बात समझो, उस केस में 30 डेज काउंट कैसे करोगे। सरकार बोलती तब ये दिक्कत आ सकती है, नॉर्मली ये दिक्कत नहीं आती है सर। ठीक है, अगला है रेसिडुअल केस। भैया जी क्या होता है रेसिडुअल केस। अब एक स्टूडेंट मेरे से लड़ेगा सर आप रेसिडुअल पढ़ा रहे हो, बीच में एक वाउचर का भी केस आता है। मैं बोला हाँ आता है, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता है भाई। अब मैं ध्यान से सुनना, मैं एक मस्त वाली बात बताता हूं। सर जितने भी स्टूडेंट मी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
वो वाउचर वाला केस पढ़ेंगे सर। मतलब उनको ये वाउचर वाला एंट्री पढ़ना है सर। वाउचर अपन पढ़ के आए ना सर कि इन केस ऑफ वाउचर आप चेक करो क्या वाउचर आइडेंटिफिएबल है, क्या पहचान आ रहा है कि ये वाउचर कहाँ यूज हो सकता है। तो सरकार बोलती है डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। और सर अगर समझ ही नहीं आ रहा है, वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई भी फूड स्टोर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो सरकार बोलती है जिस दिन आप रिडीम करोगे वाउचर को उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर आप इसको काट क्यों दियो? सर रीजन ये है, मैं ऑन अ सेफ साइड बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऑन अ सेफ साइड बोल रहा हूँ। मई वाले स्टूडेंट वाउचर पढ़ लो, सितंबर जनवरी वाले स्टूडेंट्स को वाउचर नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सीएमए वाले तो जून वाले स्टूडेंट्स वाउचर पढ़ लो, उसके बाद के स्टूडेंट्स को वाउचर नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वाउचर वाला केस डिलीट हो चुका है सर। ठीक है, पूरा डिलीट हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। अब वाउचर की कहानी मैंने आपको सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट में सिखा दी है सर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बार मई वाले स्टूडेंट जून वाले स्टूडेंट सेफ साइड के लिए पढ़ के रख लो, इन केस अगर आ गया तो हम फंसे ना। अच्छा, वाउचर आइडेंटिफिएबल मतलब एकदम सिंपल है सर। अगर मुझे डोमिनोज का वाउचर मिला है तो मैं तो डोमिनोज में यूज कर पाऊंगा ना सर, आइडेंटिफिएबल। पर मान लो कोई मैं मॉल के बाहर खड़ा हूं और मॉल के बाहर एक जन ने मुझे वाउचर दिया, मैं पूछा भैया इसका यूज कहाँ कर सकता हूँ? बोले जिस शॉप में जाओ, मॉल के कोई भी शॉप में यूज कर सकते हो। तो वहां पर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं होता है सर। तो फिर जिस दिन मैं रिडीम करूंगा वाउचर उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर हुआ? आओ वापस आते ऊपर। अगला है रेसिडियल केस। फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स नहीं है, वाउचर नहीं है, तो रेसिडियल है। रेसिडियल में सरकार बोली पहले उस आदमी से पूछ लो क्या वो रिटर्न डालता है। सरकार बोली जिस दिन वो रिटर्न डालता है वही टाइम ऑफ सप्लाई है। और सर अगर वो रिटर्न ही नहीं डालता है तो सरकार बोली भैया फिर जिस दिन वो टैक्स पे करेगा, जिस दिन वो टैक्स पे करेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कभी ट्रिकी अगर बनाना रहा कुछ क्वेश्चन में तो इसको यूज करते हैं सर। स्पेशल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, लेट फी, ये सब जो रहती है सर, इन सब के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा सर? जिस दिन ये एडिशनल अमाउंट रिसीव होगा। सर ये हम पढ़ते हैं, हाँ सर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सर कहाँ पढ़ते हैं सर? सर मैं ना आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ाऊंगा सर, जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूजन्स होते हैं, प्लस वाला पार्ट उसमें ये आता है सर। ठीक है, अब आती है बात सर्विसेज की। तो बहुत सिंपल, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो फिर एक स्टूडेंट बोला सर गुड्स के केस में आपने सिखाया था इनवॉइस के लिए टाइम पीरियड, तो यहां पर भी होगा। मैं बोला परफेक्ट। इन्होंने बोला सर नॉर्मली आपके पास 30 डेज होता है, नॉर्मली आपके पास 30 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई सर कि आप इनवॉइस इशू कर दो। पर अगर आप इंश्योरर हो, बैंक हो, तो आपके लिए लिमिट 45 डेज है सर। और अगर आप इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हो बिटवीन इंश्योरर्स, बैंक्स, टेलीकॉम्स, तो सरकार बोलती है फिर डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा? जिस दिन लोग बुक्स में एंट्री करते हैं या क्वार्टरली, क्योंकि इन लोगों को ना आरबीआई के हिसाब से चलना पड़ता है और आरबीआई की गाइडलाइंस होती है कि इन लोग क्वार्टरली और इनका अलग ही चलता है सर। क्वार्टरली एंट्री, बुक्स एंट्रीज, इनका अलग तरीका होता है सर। तो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये दो होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सर। नॉर्मल केस में 30 डेज, नॉर्मल ने इंश्योरर बैंक वगैरह 45 डेज। एक स्टूडेंट बोला सर 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 एक क्वेश्चन था, मान लो आप हमें टैक्स की क्लास पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आप बोले हमें इनकम टैक्स जीएसटी दोनों पढ़ाओगे। मान लो सर आप इनकम टैक्स पढ़ाए, जीएसटी पढ़ाए नहीं, भाग गए बीच से। बोले मैं क्यों भागू? बोले नहीं नहीं सर एक बार इमेजिन कर लो कि आप भाग गए सर, तो फिर उस केस में क्या होगा सर? टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे सर? सरकार बोले पहला क्वेश्चन ही होता है ना इनवॉइस कैसे इशू करेंगे और कब तक का कैसे क्या होगा। तो इन्होंने बोला सर अगर कोई आदमी अपनी सर्विसेज को बीच में ही रोक दे देता है, हो सकता है वो भाग गया हो, तबीयत खराब हो, मर गया हो, कुछ हो गया हो फैमिली में, तो सरकार बोली फिर उस केस में तो इनवॉइस टू बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस। फिर उस केस में इनवॉइस तभी इशू हो जाना चाहिए जब सप्लाई सीज हो गई है सर। सीज मतलब रुक गई है सर। आ रही बात समझ? बैठा है दिमाग में? क्लियर हुआ? नॉर्मली तो जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए, 30 डेज, 45 डेज। पर सर अगर कोई रीजन है, ऑल ऑफ द सडन कोई रीजन आया जिसके कारण सामने वाला सर्विस बीच में ही रोक दिया,
तो सरकार बोलती फिर तो भाई जिस दिन वो बीच में रोक रहा है उसी दिन डेट ऑफ इनवॉइस होना चाहिए आपका, उसी दिन आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगला है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सर मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पढ़ाता हूँ, तो मेरी जो सर्विस है वो 3 मंथ से ज्यादा जाती है। तो सरकार बोलती भाई 3 मंथ से ज्यादा जा रहे हो आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। मैं बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? सरकार बोली आपके लिए इनवॉइस इशू करने का अलग टाइम पीरियड है। मैं बोला अच्छा, मेरे को कब करना है? सरकार बोली क्या आपने बच्चों को ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बता दिए? मैंने बोला हाँ, मैं सर बच्चों को बोल के रखा हूं 3 दिन का डेमो और उसके बाद अगले चौथे दिन पेमेंट। सरकार बोली वेरी गुड, आपने ड्यू डेट बता दी है तो सर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना है। मैं बोला अच्छा, मान लो मैंने ड्यू डेट नहीं बताई, भाई फाउंडेशन वालों का रिजल्ट नहीं आया है, ड्यू डेट बताई नहीं सर उनको पेमेंट की। सरकार बोली नहीं बताई कोई बात नहीं, जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होगा उस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। बोला चलो ठीक है। अब मैं बोला सर मैंने स्टूडेंट को बोला है कि भाई मैं इनकम टैक्स खत्म करूंगा तब तुम इनकम टैक्स की फीस देना, मैं जीएसटी खत्म करूंगा तुम मुझे जीएसटी की फीस देना। तो सर क्या आपकी पेमेंट लिंक टू अ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट है? मैं बोला हाँ, वो तो इनकम टैक्स जैसे ही कंप्लीट होगा वो मुझे फीस देंगे, जैसे ही जीएसटी कंप्लीट होगा वो मुझे फीस देंगे। सरकार बोली बस जिस दिन इवेंट कंप्लीट होगा उस दिन या उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर देना। यार ये तो बड़ा सिंपल है, याद रखना, ये बड़ा इजी हो गया एग्जाम्पल से, समझ आया? अब ये पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ। अब आते हैं सर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज के केस में। अब सरकार सबसे पहले मुझसे पूछती है सर क्या आपने इनवॉइस विद इन टाइम पीरियड इशू किया? मैं बोला कौन सा टाइम पीरियड? सरकार बोली ये तो है 1, ये 2, ये 3। मैं बोला हाँ, मैंने तीनों केस देख लिया और तीनों केस के अंदर टाइम पीरियड के अंदर इशू कर दिया। सरकार बोली अच्छे इंसान हो। सरकार बोली डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। बोला अच्छा, अगर मैं टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू नहीं करता तो क्या होता? सरकार बोली फिर तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मैं बोला प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या होता है? सरकार बोली जिस दिन सर्विस दिया सर, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस सर, और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। अब फिर पेमेंट की डेट भी तो पता करना पड़ेगा ना सर, पेमेंट की डेट। तो इन्होंने बोला सर पेमेंट की डेट बहुत सिंपल है सर, जिस दिन बुक्स में एंट्री हुई हो या फिर जिस दिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो। किसके? सप्लायर के। फॉरवर्ड चार्ज चल रहा है किसके? सप्लायर के। दोनों में विच एवर इज अर्लियर। मैं बोला ये जो स्मॉल एडवांसेस की कहानी है, बोले सेम है, गुड्स वाली कहानी जैसा सेम है, अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। रिवर्स चार्ज, यही तो मेरे को आपको सिखाना है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है सर। अबे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये मेरे को आपको सिखाना है सर सर्विसेज का केस है, रिवर्स चार्ज है। सर इतना सारा एंट्री पढ़ के आए हो, पूरा रिवर्स चार्ज चैप्टर ही पढ़ लियो सर। तो सरकार देखो, मैं एग्जाम में रिवर्स चार्ज जब सर्विस का देखता हूं ना तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या ढूंढता हूं पता है? कौन इनवॉइस इशू किया। भाड़ में जाए बाकी चीज, पहले ये बताओ कौन इनवॉइस इशू कर रहा है। अब बोलो सर इससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई, बहुत फर्क पड़ता है कि कौन इनवॉइस इशू कर रहा है। अगर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो सरकार बोलती भैया सप्लायर कब इनवॉइस इशू किया? मैं बोला मान लो सप्लायर 1 जनवरी को इनवॉइस इशू किया, तो सरकार बोली इसमें ऐड कर लो 60 डेज। बोला अच्छा 60 डेज ऐड करना पड़ेगा? बोले हाँ 60 डेज ऐड कर लो। अरे यार पहुंच हो गया अभी। सरकार बोली ऐड कर लो इसमें 60 डेज। मैं बोला 60 डेज कैसे ऐड करूं भाई? जनवरी के हो गए 30 डेज, फेब के हो गए 28 डेज, मार्च के हो गए 2 दिन, तो ये 60 डेज तो 2 मार्च को हो गया। सरकार बोली 3 मार्च और डेट ऑफ पेमेंट। अब यहां पर रिसिपिएंट पे कर रहा है तो जिस दिन उसकी बुक्स में एंट्री हो या जिस दिन उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो, दोनों में विच एवर इज अर्लियर पेमेंट की डेट आ जाएगी। और 3 मार्च, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये आपका रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा।
मैं बोला ठीक है। ये कहानी कब हुई? जब इनवॉइस कौन इशू किया? सप्लायर। अब अगर इनवॉइस सप्लायर इशू नहीं कर रहा है, कौन इशू कर रहा है? रिसिपिएंट। सर रिसिपिएंट भी इनवॉइस इशू कर सकता है? हाँ सर, यही तो आपको सीखना है, यही तो आपको सीखना है। सर नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर ही इनवॉइस इशू करता है, रिसिपिएंट इनवॉइस इशू नहीं करता। बट कुछ ऐसे केसेस है, जैसे एक बहुत प्यारा एग्जांपल है कि सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर बोला मैं नहीं करूंगा इनवॉइस इशू, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो सरकार रिसिपिएंट को बोलती है सुन भाई देख, वो तो अनरजिस्टर्ड है, उससे हम लग नहीं सकते, भाई तू ही इनवॉइस इशू कर दे। रिसिपिएंट बोला मैं आरसीएम में भी पे करूं, मैं इनवॉइस भी इशू करूं। सरकार बोली डैम स्मार्ट, तू समझदार है, हम तेरे को ही सब चीज बोल रहे हैं। तो रिसिपिएंट बोला भैया मुझे कब तक इनवॉइस इशू करना है? सरकार बोली जिस दिन तू गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया उसके विद इन 30 डेज तू इनवॉइस इशू कर दे। ठीक है, ये देखो सर, ये वाली चीज थी सर, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस इन केस वेयर द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, 30 डेज के अंदर तू इनवॉइस इशू कर दे। ठीक है, तू अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो जिस दिन तू इनवॉइस इशू किया और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर रिजल्ट लिया, एक रिसिपिएंट बोला मैं 30 डेज के अंदर किया ही नहीं, सरकार बोली पाप किया, 31st डे फिर अपने आप टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 30 डेज मैक्सिमम टाइम पीरियड है सर आपके पास इनवॉइस इशू करने के लिए। समझ आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है सर, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, आ गया सर। टाइम ऑफ सप्लाई इन अदर केस, सर ये अदर केस तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद ये वाला है सर, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। भैया जी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, आप एग्जाम के लिए ये याद रखिएगा, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का 26% और मोर कंट्रोल करे तो उसे एसोसिएटेड एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच का ट्रांजेक्शन हो तो उस केस में डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो आपको जानबूझ के ना सप्लायर का देते हैं और फिर चेक करते हैं कितने स्टूडेंट रेसिपिएंट का सोच रहे हैं, कितने स्टूडेंट सप्लायर का सोच रहे हैं। मेरे भाई रेसिपिएंट का है, रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ये जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज की डेफिनेशन है ये ना अभी आप लोग छोटे हो, सीए फाइनल में ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक चैप्टर है वहां पर आती है सर, हमारे काम का नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है सर। बट आपको इतना याद रखना है कि 26% और ज्यादा वोटिंग पावर रखता है। ठीक है, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के ऊपर तो उसको एसोसिएटेड बोला जाता है। आपके लॉ में क्या लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इनकम टैक्स के हिसाब से यही होता है सर। ठीक है, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है पता है? रेसिपिएंट। मैं आपको चैलेंज करता हूं, बहुत गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट इसमें। ठीक, अब इसके बाद कुछ सर्कुलर है सर टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला सर सर्विसेज के केस में रेसिडियल नहीं पढ़ाओगे? या रेसिडियल सेम है, रेसिडियल सेम है, गुड्स का हो या सर्विसेज का हो सेम है। ये गुड्स के लिए भी होता है, ये सर्विसेज के लिए भी होता है, सेम है, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो सर, क्लैरिफिकेशन ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंक्लूडिंग मेंटेनेंस देयर ऑफ, ये सर्कुलर आया था। इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आराम से समझ आएगा सर। मान लो वर्धमान सर गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए, ठीक है, और नेशनल हाईवे बनाने का लिए। अब एक बात बताओ, जो हाईवे बनाएगा क्या वो पर्सन हाईवे को मेंटेन भी करेगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं ही मेंटेन करूंगा। अब बात ये हो रही थी सर कि जो पर्सन हाईवे बना रहा है वो उसको मेंटेन भी कर रहा है, तो सर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखा जाएगा? सबसे पहले तो ये बोला गया ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैं बोला क्यों? सरकार बोली अबे कौन सी रोड 3 महीने के अंदर बन जाती है? मैं बोला हाँ सॉरी, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सर इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? ये क्वेश्चन हुआ ना,
क्योंकि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में तो हम 3 पॉइंट पढ़ के आए थे। देखो, अरे यार, हम ये 3 पॉइंट पढ़ के आए थे सर कि कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सरकार बोली जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सर, वो कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं सर। मैं बोला मतलब गवर्नमेंट ना किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ये बोलती है तू पहले 25% बना फिर तेरे को पैसा देंगे, फिर 35% बना फिर पैसा देंगे, फिर 50% बना फिर पैसा देंगे। सर वो सब कंप्लीशन टू एन इवेंट से लिंक्ड होते हैं। तो सरकार बोली ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट आपको इनवॉइस इशू करना होता है सर। ये देखो, ठीक। अब अगर आप ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट इनवॉइस इशू कर दिए तो आप अच्छे इंसान, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। और अगर आप सही टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किए तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। समझ आया? यही था, यही सर्कुलर है सर। ठीक है, एक ये था सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेक्ट्रम यूजेस एंड अदर सिमिलर सर्विसेज। इसका भी अच्छा एकदम मस्त सिंपल एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ सर। आप ना 2G 3G 4G अब तो 5G चल रहा है सर। ठीक है, ये सब स्पेक्ट्रम ना गवर्नमेंट सप्लाई करती है सर, गवर्नमेंट सेल करती है, लीज पे देती है सर। ठीक है, तो सर गवर्नमेंट ने ना एयरटेल वालों को 500 करोड़ में 5G का लाइसेंस दिया, स्पेक्ट्रम दिया सर यूज करने के लिए। अब एयरटेल वाले को पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ऑब्वियस सी बात है सर। तो इस केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। अब बात ये हुई सर, क्या एयरटेल पूरा 500 करोड़ वन अपफ्रंट प्रीमियम अपफ्रंट एक बार में पूरा पैसा दे देता है? अगर एक बार में सामने ही पूरा पैसा देता है तो लड़ाई कभी नहीं होगी टाइम ऑफ सप्लाई में, क्योंकि जैसे ही पेमेंट दिया वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, जैसे ही पेमेंट दिया वैसे ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। कोई लड़ाई होना ही नहीं है, कोई लड़ाई होना ही नहीं है सर, क्योंकि इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर होता है। यहाँ तो पेमेंट तुरंत हो गया ना सर, यहाँ तो पेमेंट तुरंत हो गया, लड़ाई होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर बात तब आती है जब एयरटेल वाला बोलता है भाई 500 करोड़ पूरा मैं एक बार में नहीं दे सकता, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा। ठीक है, और रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट्स पे ही चलता है सर, रियल लाइफ में इंस्टॉलमेंट्स पे ही चलता है। तो अब बात आ रही है सर, अगर ये इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहा है तो सर इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सरकार बोली वेरी सिंपल, सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है स्पेक्ट्रम की सर्विसेज। किसको दे रही है सर? एयरटेल वालों को सर्विसेज दे रही है सर। ठीक है, तो सर क्या अप्लाई हो जाएगा? सर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा सर, आरसीएम अप्लाई हो जाएगा। और अगर आरसीएम अप्लाई हो जाएगा, जनरली इनवॉइस कौन इशू करता है? सप्लायर। और अगर सप्लायर इनवॉइस इशू कर रहा है तो सरकार बोली वही कहानी है सर जो आप ऊपर सीख के आए थे सर, ये वाली 60 डेज और फिर डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर सर। समझ आया? पर इन्होंने बोला ये कहानी जो स्पेक्ट्रम की है वो आपकी अप्लाई होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे भी, क्योंकि गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी एलोकेट करती है, राइट टू यूज देती है, उन सब चीजों पे भी अप्लाई होगा सर। समझ आया? एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट की सर्विसेज आरसीएम में हो, हम तो पढ़ के आए सर रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर की, गवर्नमेंट की सर्विसेज आरसीएम में, तो वो उसी को तो लिखे, उसी को तो एक्सप्लेन किए सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? बस ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर इतना ही था। देखो, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एक छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। आप अगर ध्यान दोगे तो जनवरी या सितंबर वाली आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी था सर। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स मतलब सर आपने इनवॉइस या फिर पेमेंट या फिर सर जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की या गुड्स प्रोवाइड किया होगा तो उसके बीच में सर हुआ ये कि रेट चेंज हो गया टैक्स का। जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा जीएसटी में सर टैक्स रेट बहुत सारी चीज 5% की कैटेगरी में आई, बहुत सारी चीजें 12% की कैटेगरी में गई, शिफ्ट हुए सर रेट चेंज। और मेरे हिसाब से जितने स्टूडेंट भी मई सितंबर या जनवरी के एग्जाम्स दे रहे हैं और सीएमए वाले जो जून और दिसंबर दे रहे हैं उनके लिए ये कंसेप्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर रेट चेंज तो हुआ है ना सर, मोदी जी ने रेट चेंज तो किया है ना सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहानी है? बहुत सिंपल, हम कैसे समझेंगे और इसको ध्यान से सुनना सर। अगर सप्लाई पहले हुआ है, इनवॉइस पहले इशू किया गया है और पेमेंट बाद में हुआ है तो सर उस केस में हम ओल्ड रेट लेंगे सर, एकदम सिंपल सर, ओल्ड रेट। सर सप्लाई पहले हुआ है,
इनवॉइस बाद में इशू हुआ है सर और पेमेंट पहले हो गया, तो सरकार बोलती है अभी भी ओल्ड रेट लो सर। सर आप इसका एक शॉर्ट में कंसेप्ट बता पाओगे? बहुत सिंपल कंसेप्ट बताता हूं, अगर आप ये बात दिमाग में बैठा लिए तो आपको ये पढ़ना तक नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीका क्या है पता है? कोई भी तीन में से, ध्यान दीजिएगा जो बोलने वाला हूं सर, कोई भी तीन में से अगर दो चीज पहले हो जाती है, रेट चेंज होने के पहले हो जाती है, तो पुराना वाला रेट। कोई भी दो चीज रेट चेंज होने के बाद होती है तो नया वाला रेट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने सप्लाई और इनवॉइस पहले कर लिया, रेट चेंज होने के पहले, और पेमेंट बाद में किया, तो सरकार बोलती है सर आप ओल्ड रेट अप्लाई करेंगे। अगर मैंने, ध्यान से सुनना सर, बहुत सिंपल है, अगर मैंने सर सप्लाई पहले किया बट इनवॉइस और पेमेंट बाद में हुआ, तो बाद वाला रेट। कोई भी दो चीज अगर पहले हुई तो पहले वाला रेट, और कोई भी दो चीज बाद में हुई तो बाद वाला रेट। समझ आया? इसको ऐसे ही याद रखना, एकदम सिंपल ऐसे ही। कोई भी दो चीज पहले हुई तो पहले वाला रेट, और अगर दो चीजें बाद में हुई तो बाद वाला रेट। ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मई, सितंबर, जून, दिसंबर, जनवरी वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में यार। बीच में रेट चेंज हुआ है, मोदी जी ने बीच में किया है, 18 से 12 में घसीट के लाए सर, कुछ चीजों को 40 में लेके चले गए सर। क्यों नहीं आएगा? निर्मला सीतारमन जी जय सर, आएगा एग्जाम में, बहुत चांसेस है। पर इसमें मेरे को एक जो ये वाला कंसेप्ट है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा सर, कि सर मान लो हमें डेट ऑफ पेमेंट लेना रहता है सर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी देखना होता है सर। अब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या देखा जाता है सर? इसमें दो बातें होती है सर, जिस दिन बुक्स में एंटर किया, जिस दिन क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में, दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होता है सर। अब मान लो, ध्यान से सुनना, बुक्स में एंटर किया आपने 1 मई को, ठीक है, रेट चेंज हुआ सर 2 मई को, ठीक है, और क्रेडिट हुआ है आपका बैंक अकाउंट में कितने तारीख को? 7 को। सर क्या इन दोनों के बीच में 4 डेज से ज्यादा का गैप है? हाँ सर, 4 डेज से ज्यादा का गैप है। अगर 4 डेज से ज्यादा का गैप है तो उस केस में आप इन दोनों में विचएवर इज अर्लियर नहीं करेंगे, क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ही हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगी। वापस रिपीट कर देता हूं, मैंने बोला सर बुक्स में एंट्री इस दिन किया है 1/5 को, रेट चेंज हुआ है सर 2 मई को, और सर क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में 7 मई को सर 4 दिन बाद क्रेडिट हुआ है सर, 4 दिन बाद क्रेडिट। अगर 4 दिन बाद क्रेडिट होता है तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ जो पेमेंट हमें देखना है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ जो पेमेंट देखना है, वो दोनों में विचएवर इज अर्लियर नहीं देखा जाएगा। क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट जो है वही डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया, सर एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज बताइए सर। मैंने बोला बता भाई। बोले सर मान लो अगर ये 7 नहीं होता, एक बार के लिए मान लो सर ये 7th नहीं और 4th में होता, तो फिर क्या करते आप? मैं बोला यार देख 4th में होता तो क्या 4 दिन के अंदर कहानी हो गई है? हाँ सर 4 दिन के अंदर कहानी हो गई। और अगर 4 दिन के अंदर कहानी हो गई तो सरकार ने बोला भैया वेरी सिंपल, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। 4 दिन के अंदर हुआ तो विचएवर इज अर्लियर, 4 दिन से लेट हुआ तो क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, यही डेट हमारी क्या हो जाएगी? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। समझ आया? बस ये इतना ही है जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो मेरे को आपको समझाना था। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना सर, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना सर, ठीक है। ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई तक खत्म किया, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, साथ बैठ के पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ठीक है। चलो थैंक यू।